नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। लगभग 36 घंटे के अंदर अंदर जिस तरीके से एक जेनजी आंदोलन ने नेपाल के अंदर केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका, वो लगभग अप्रत्याशित था। उससे ज्यादा कहीं अप्रत्याशित यह था कि उससे कहीं जल्दी नेपाल की सड़कें शांत हो गई। हमने बांग्लादेश में देखा कि किस तरीके से महीनों तक तांडव चला, लेकिन नेपाल में वो सब चीजें नहीं हुई। ये तो स्टार्टर्स था, मेन कोर्स तो अब सर्व होना है। जनता की डिमांड थी कि भैया ये सरकार जानी चाहिए। आंदोलन हुआ, चली गई, लेकिन लेकिन अब स्थायी सरकार तो चाहिए ना, क्योंकि अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। आपने हर तरह के राजनेताओं को इस पूरे सिस्टम से बेदखल कर दिया। अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, उस वैक्यूम को कौन भरेगा, उसके ऊपर बात होगी। किस व्यक्ति का नाम चल रहा है अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए? क्या मांगे हैं जेनजी की? और कहा जा रहा है कि राजशाही की वापसी अब नेपाल में होती दिखाई दे रही है। लेकिन रुकिए, उसमें एक प्लॉट ट्विस्ट है। बात होगी कि क्या भारत नेपाल के अंदर फेल हो गया या पिक्चर अभी बाकी है। और उन सब लोगों की बात होगी जो भारत में रह के खुशी मना रहे हैं कि नेपाल में ये सब हो गया और उम्मीद जता रहे हैं कि कभी भारत में भी ऐसा हो। सबसे पहली बात देखिए, जो नेपाल में पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ ना, उसमें भारत को एक प्लस पॉइंट रहा। उसके लिए कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रही कि इस पूरे के पूरे आंदोलन में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो कम्युनिस्टों को हुआ। जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो चाइनीज इंटरेस्ट को होता है। क्योंकि आप पूरी की पूरी जो आंदोलन आप देखेंगे कि जहां जहां भी कम्युनिस्ट फ्लैग दिखाई दिया, जहां जहां भी कम्युनिस्ट चिन्ह दिखाई दिए, उनके ऊपर पब्लिक ने सबसे ज्यादा रोष व्यक्त किया। क्योंकि 2007-2008 के बाद से, जब से ही कम्युनिस्ट आए हैं, नेपाल की सत्ता में हावी हुए हैं, तब से जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो रिलीजियस आइडेंटिटी है नेपाल की, जो हिंदू राष्ट्र था, जो हिंदू होने का गर्व एक नेपाली के अंदर था, उसको किस तरीके से धीरे धीरे करके इन्होंने खत्म किया। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, बेरोजगारी थी, वो सब कुछ था। लेकिन ये जो दर्द था, जिसको कोई पैरामीटर नाप नहीं सकता, जिसको कोई इंडेक्स नाप नहीं सकता, जिसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं होती है, वो पब्लिक के अंदर था और वो फूट के निकला और ये पूरा आंदोलन हो जाता है। खैर, अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो इस वैक्यूम को कौन भरेगा? जो जेनजी हैं, उनकी मांग है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। ये मांग उठ रही है। इसका प्लॉट ट्विस्ट भी मैं आपको बताऊंगा, क्या प्लॉट ट्विस्ट है। और नियुक्त किया जाए जो ये सुनिश्चित करे कि अगले कुछ महीने के अंदर अंदर चुनाव हो। ऐसा ना हो बांग्लादेश की तरह कि 1.5-2 साल हो गए हैं कि जुलाई में करेंगे जी, फिर दिसंबर में करेंगे जी, फिर फलां में करेंगे, और वो खिंचता ही चला जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कौन है वो जो इंटरिम प्रधानमंत्री बनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि चुनाव होने चाहिए? अभी सबसे पहले नाम आया कि बालेन शाह होंगे। उसके बाद अब जो नाम आ रहा है, जो वहां की एक्स चीफ जस्टिस है सुशीला कार्की, उनका नाम चल रहा है कि संभवतः ये इंटरिम प्रधानमंत्री हो सकती हैं। देखिए, अब तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा कहीं नहीं हुई है, और चीजें जिस तरीके से डायनामिक तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, तो जब तक नाम फाइनल ना हो जाए तब तक कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, सुशीला कार्की की चल रही है। देखिए, जब ये जेनजी आंदोलन हुआ, सब कुछ चल रहा था, तो मांग ये उठ रही थी कि 28 साल से 26 साल से नीचे के लोग ही इसके अंदर रहेंगे। इसलिए बालेन शाह को इसका नेतृत्व भी नहीं दिया गया था। पीछे से सब कुछ चल रहा था। बालेन शाह कौन है, क्या करते हैं, मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा कि कौन थे, कौन सी एनजीओ इसके अंदर लगी हुई थी, वो सब समझ आएगा। लेकिन अब जब सत्ता परिवर्तित हो गई, तो अब उन जेनजीओ को एक बुजुर्ग ही याद आया कि नहीं, यही होना चाहिए कि जो हमारा नेतृत्व करेगा। देखिए, आज की जो जेनजी है ना, उसे ये नहीं पता रहता, फोन में ऐसा डूबा रहता है कि बराबर वाले कमरे में मेरा बाप आ गया है कि नहीं आ गया है, और आपको लगता है उसने आंदोलन कर दिया। नहीं, इतना सहज नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है अब सत्ता चलाना भी बहुत मुश्किल है। तो निश्चित तौर पर उन्हें एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए, और सुशीला कार्की जैसे नाम अब सामने आ रहे हैं। देखना है कि क्या होता है। देखिए, अब जो सबसे बड़ी बात चल रही है वो ये चल रही है कि क्या राजशाही की वापसी होगी, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र का सेंटीमेंट उठ रहा है, जो मांग उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा?
उसका सबसे बड़ा एक तरीके से तरीका तो यह है कि मोनार्की वापस आए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो सकती है कि आप एक संविधान बनाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसी हो, जो गाइडिंग फोर्स हो और उस तरह की चीजें आगे लेके बढ़ा जाए। लेकिन इसमें मैं बार बार कह रहा हूं, प्लॉट ट्विस्ट है, कारण है। जो 2007 से पहले की मोनार्की थी और जब मोनार्की आने जा रही है, उसमें बड़ा अंतर हो सकता है। सबसे पहली बात, जो 2007 से पहले की मोनार्की थी वो प्रो इंडिया थी एक तरीके से, कि ठीक है वो थोड़ा बहुत 3-5 कर सकते हैं, और वो भी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अपने राष्ट्र के हित हैं, तो भारत को थोड़ी सी नजरें दिखा के, ताकि भारत से ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन निश्चित तौर पर भारत के इन्फ्लुएंस में साथ ही रहने का उनका मन था। खबरें तो यहां तक आई कि पहले थे जो चाहते थे भारत के अंदर ही, वहां के राजा थे वो चाहते थे भारत के अंदर विलय भी हो जाए आजादी के बाद, नेहरू ने उसे नकार दिया। तो इस हद तक उनकी करीबी है। और जो मोनार्की है असल में थी नेपाल के अंदर, उसका गोरखनाथ पीठ से किस तरीके से संबंध है, किस तरीके से आपने देखा थोड़े दिन पहले योगी आदित्यनाथ से वहां के जो पूर्व राजा थे ज्ञानेंद्र, वो भी मिलकर गए थे। लेकिन अब यहां ये चीजें हो गई हैं कि जो पूरा का पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन चला, वो ऑन द बिहेस्ट ऑफ वेस्ट चला, यूएस चला। अब जो जानकारी निकल के आ रही है, जो थोड़ी चीजें समझ आ रही हैं, कि संभावना यह है कि मोनार्की के अंदर भी यूएस ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। और हो सकता है कि जो अब की बार मोनार्की आए वो प्रो इंडिया ना हो के प्रो वेस्ट हो। मोनार्की हो, हिंदू राष्ट्र की बात भी करेगा, सारी बात करेगा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, प्रॉस्पेरस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन आप किस तरीके से गारंटी लेंगे कि वो प्रो वेस्ट नहीं होगा और प्रो भारत होगा? इसलिए अब मोनार्की हो, लेकिन यह कैसे सुनिश्चित किया जा सके कि वो प्रो इंडिया है? क्योंकि अब के जो राजा हैं, उनके सारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वहां रहते हैं, सब कुछ वहां से इन्फ्लुएंस हो रहा है, सालों साल वहां रहे हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि जो राज परिवार है उसकी तरफ से संपर्क किया गया था दिल्ली को, कितनी सही है कितनी नहीं, लेकिन बात चल रही है। और जो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था कि राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने संपर्क किया दिल्ली से, लेकिन उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। अब कहा जा रहा है कि उसी मूवमेंट को अब वेस्ट की तरफ से समर्थन दिया गया कि राजा आएंगे लेकिन वो वेस्ट समर्थित होंगे। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक डबल मार हो सकती है। तो बहुत ज्यादा ध्यान रख के, संभल के, उत्साहित तो हम हैं राजा आएगा, हिंदू राष्ट्र होगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र के आवरण में अंदर क्या होगा वो भी समझना बहुत जरूरी है। अगर राजा आता है, प्रो इंडिया होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे, चुनाव होगा, देश आगे बढ़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जिस तरह का एक बड़ा गेम नेपाल के अंदर चल रहा है उसको ध्यान रखना है। क्योंकि जिस तरीके से फंडिंग वेस्ट से होती है, ये यूएस एड जिस तरीके से फंड करता रहा है एथिज्म को प्रमोट करने के लिए, कि भैया पहले इन लोगों को अपने धर्म से दूर करो, फिर दूसरे धर्म की तरफ धकेलो। आप डायरेक्ट कहोगे किसी हिंदू को कि भैया कन्वर्ट हो जा, तो उतना मुश्किल होता है। पहले एक डिसबिलीफ क्रिएट कीजिए अपने रिलीजन के प्रति, उसके बाद उसे दूसरे में कन्वर्ट कीजिए। अगर वो उस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने सिर्फ पब्लिक में तो इन्वेस्ट नहीं किया होगा ना, उन्होंने टॉप ब्रास में भी इन्वेस्ट किया है। चाइना ने किया था ना केपी शर्मा ओली में, भारत भी नेपाल कांग्रेस के साथ था, उसको समर्थन करता था, सब कुछ करता था। तो एक तीसरा प्लेयर एंट्री कर रहा है, संभवतः उसने भी कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा। तो नेपाल में जिस तरीके से डायनामिकली चीजें चेंज हो रही हैं, अभी थोड़ा रुक के संभल के रिएक्शन देने की एक तरीके से मुझे कहता है कि जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग उत्साहित हो रहे हैं, राजा आ गया है, क्रांति हो गई है, बहुत कुछ है, लेकिन अभी धीरे धीरे चीजें पैन आउट होंगी। लोगों ने उम्मीद लगानी शुरू कर दी कि भैया वहां पे नेपाली सेना ने जवाब दिया। नेपाली सेना की तरफ से वक्तव्य आता है कि हम सुरक्षा के लिए तैयार हैं, और पीछे नेपाल के पहले राजा का फोटो लगा हुआ है, नेपाल का झंडा लगा। निश्चित तौर पर इन्हीं सिंबलिज्म के साथ तो चीजें खेलते हैं। खैर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, किस तरीके से चीजें आगे आएंगी, वो मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। लेकिन अब इसमें से एक और सवाल उठता है, एक और सवाल आ रहा है कि क्या भारत यहां पे फेल हो गया है क्या? यह पिक्चर अभी बाकी है कि नेपाल में ऐसा क्या हुआ, बांग्लादेश में हुआ, हमने देखा। क्यों क्यों भारत सरकार, क्यों हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हो जाती है उस चीज को समझने के लिए कि अचानक से बांग्लादेश में कुछ हो जाता है, अचानक से मालदीव्स में हो जाता है, अचानक से नेपाल में हो जाता है। देखिए जो नेपाल की स्थिति है ना, बहुत ही एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। कभी कोई नेपाल में जाएगा, आप लोग जाते होंगे काठमांडू में, इस तरीके से देखिए, अगर नेपाल में आपने काठमांडू कब्जा कर लिया ना, आपने नेपाल के एक बड़े हिस्से पे आप अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश नहीं है, वो पावर सेंटर है।
सबसे बड़ा शहर है। तो अगर आपने, भारत की तरह नहीं है कि दिल्ली अलग है, मुंबई अलग है, कलकत्ता अलग है, बड़े बड़े शहर हैं, एक शहर दूसरे पे उतना डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यहां पूरा देश लगभग अपनी राजधानी पे एक बड़े रूप में डिपेंडेंट है। और नेपाल को वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। वेनिस मशहूर है जासूसों के लिए, स्पाइस के लिए, आपको वहां हर देश का जासूस मिलेगा। नेपाल भी वेनिस ऑफ ईस्ट है, वहां आपको आईएसआई भी मिलेगा, भारत भी मिलेगा, चीन भी मिलेगा, अमेरिका भी मिलेगा, सब कोई मिलेगा। इतनी हॉस्टाइल सिचुएशन है। आप कभी वहां घूमने जाएंगे, अगर आपकी नजरें थोड़ी तेज हैं तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग आपको वहां सैटेलाइट फोन लेकर चलते भी नजर आएंगे कम्युनिकेशन के लिए। और सैटेलाइट फोन चलाना बहुत आसान नहीं होता, ट्रेंड आदमी की जरूरत होती है। इसका मतलब वो आम टूरिस्ट तो नहीं है, आम नेपाली भी नहीं है। तो यानी कि जिस तरीके से चीज, आप देखिए कांधार हाईजैक होता है, कहां से होता है? नेपाल से होता है। जो प्लेन हाईजैक हुआ था वो नेपाल से होता है, क्योंकि वहां आईएसआई मजबूत है, क्योंकि वहां चाइनीज इंटेलिजेंस मजबूत है, वहां पे अमेरिकन मजबूत है, भारत भी मजबूत है। अब लोग कहेंगे कि भारत का पड़ोसी है, उसमें आईएसआई कैसे आ जाता है, लैंडलॉक कंट्री है, चाइना कैसे आ जाता है, अमेरिका कैसे आ जाता है? देखिए, नेपाल एक गरीब देश है, और ऐसे जो देश होते हैं ना, उनके राजनेता बहुत चतुर होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरीके से राजनीति खेलनी है। वो चाइना से मदद मांगेंगे, वो भारत से भी मदद मांगेंगे, वो भारत को चाइना का डर दिखाएंगे, चाइना को भारत का डर दिखाएंगे, इन दोनों को पाकिस्तान का डर दिखाएंगे, और इन तीनों को अमेरिका का डर दिखाएंगे, और चारों से पैसे लेंगे। इसलिए चारों पांचों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए वहां क्रिएट हो जाता है कि आप आए और जो चाहे वो करें, बस हमें पैसा देते रहे। उसी करप्शन के खिलाफ था एजेंसी आंदोलन। निश्चित तौर पर पब्लिक के अंदर गुस्सा था, सब कुछ था, हो भी रहा था, आंदोलन भी जायज था, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन उसे जिस तरीके से हाईजैक किया गया, जिस तरीके से उस मोटिव का इस्तेमाल किया गया, उस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। देखिए, रॉ तो मजबूत पाकिस्तान में भी थी ना। अब लोग कहेंगे कि नेपाल में क्यों नहीं कर पा रहे, रॉ तो पाकिस्तान में भी बहुत मजबूत थी, लेकिन क्या किया मोरारजी देसाई ने? जियाउल हक को सारी बातें बता दी, या हिंट दे दिया, अनजाने में दे दिया, फिर देखिए क्या स्थिति हो जाती है। भारत के राजनेताओं ने गलती की, जब बांग्लादेश बना तो पूर्ण रूप से वहां से वापस आ गए। वहां पे अपनी मिलिट्री का कुछ छोटा बेस हो सकता था, वो रॉक उस तरीके से इंपॉर्टेंस दी जा सकती थी, उस तरीके से उसे स्थापित किया जा सकता था, नहीं किया। श्रीलंका हो, नेपाल हो, हर जगह ये गलतियां होती रही हैं। और जो ये नेटवर्क तैयार होते हैं ना इंटेलिजेंस एजेंसीज के, जो लोग कह रहे हैं कि भैया भारत फेल हो गया, वो महीनों में नहीं होते, हफ्तों में नहीं होते, सालों में भी नहीं होते, वो दशकों में होते हैं। जनरेशन से लगती हैं उस चीज को डेवलप करने के लिए, तैयार करने के लिए। और एक झटके में कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान में खराब कर देता है, कोई अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश में छोड़ देता है। और नेपाल में 2007-8 के बाद क्या हुआ, सब देख ही सकते हैं कि एक महिला थी, उसके इंटरेस्ट की वजह से उसने सीताराम येचुरी को ये कहा, क्योंकि उसने 66 एमपी के साथ समर्थन दिया हुआ था, उन्होंने नेपाल मांग लिया। इस महिला की मन में यह था कि भाई मेरी बेइज्जती 1986 में हुई थी, उसका बदला लेने का स्वर्णिम मौका है, और नेपाल किस तरीके से पूरा का पूरा कम्युनिस्टों के हाथ में दे दिया गया, ये सब जानते हैं। तो ब्लंडर तो हर जगह हमने ही किए ना। अब उसमें रॉ की गलती ढूंढ ली जाती है, अरे रॉ ने कुछ नहीं किया, आपने स्पेस उसके लिए इतना सीमित कर दिया है, ऊपर से वहां की डेमोग्राफी ऐसी, ऊपर से वहां की सिचुएशन ऐसी, वहां के राजनेता ऐसे, तो निश्चित तौर पर वहां पे काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी स्थिति आ जाए कि जेनजी ये कहने लगे कि नहीं नहीं हमारा आंदोलन हाईजैक हो गया है, वो इस चीज को समझने लगे इतनी जल्दी, तो कहीं तो भारत ने कुछ बेहतर किया होगा कि वो बांग्लादेश की ट्रेजेक्टरी पे उसे ले जाने से छोड़ दिया। उस बांग्लादेश की ट्रेजेक्टरी पे जा सकता था ना। भारत ने कहीं ना कहीं एक तरीके से जो आंदोलन वेस्ट जिस तरफ ले जाना चाह रहा था, उस तरफ उस तरीके से नहीं जा पाया, वो धीरे धीरे सेंटर में आने लगा। हो सकता है भविष्य में कुछ चीजें हों। इसकी बानगी आप इस चीज से देख सकते हैं कि सीसीएस की बैठक बांग्लादेश के समय नहीं हुई थी, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज। प्रधानमंत्री उसी दिन सीसीएस की बैठक करते हैं, और प्रधानमंत्री 3-3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली में ट्वीट करते हैं कि नेपाल से हमारे किस तरह के संबंध है, किस तरीके से वहां जो युवाओं की जान गई है उससे किस तरीके से व्यतीत है, क्योंकि वो नेपाल की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। निश्चित तौर पर भारत ने रेस शुरू होने के, मान लीजिए 100 मीटर की रेस है, शुरू के 10-15 मीटर में नुकसान हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे भारत जिस तरीके से कवर कर रहा है,
ये महत्वपूर्ण है। अब बस ये देखना है, क्योंकि चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं। फिलहाल चाइना के लिए स्कोप बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आपने उनके जितने लोग थे, जितना सिस्टम था, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिस तरीके से उसे नुकसान पहुंचाया, कि चाइना के लिए तो फिलहाल वो एंट्री उतनी मुश्किल है। अब यहां पर धीरे धीरे भारत और वेस्ट आपको सामने दिखाई देंगे। अब देखना यह है कि मोनार्की प्रो इंडिया आएगी कि प्रो वेस्ट आएगी। इंतरिम प्रधानमंत्री जो सुशीला कार्की, जिनका नाम चल रहा है, बात तो अच्छी अच्छी कर रही है मोदी के लिए, लेकिन असल में मन क्या है, क्या पीछे चल रहा है, ये भी समझना है। ये भी बीएचयू से पड़ी हुई है। आप किसी भी नेपाली राजनेता का या नेपाली एक सेलिब्रिटी का कहीं भी आप कनेक्शन पाएंगे, भारत से जरूर पाएंगे। इसलिए भारत से पीछे हटना भी उनके लिए उतना सहज नहीं हो जाता, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है चीजों का। तो इसलिए अभी थोड़ा सा नेपाल में अभी चीजें सेटल होने में, धूल बैठने में समय लगेगा। तब आपको सही में समझ आएगा कि भारत को कितना नुकसान हुआ, या भारत ने इस कहते हैं सुमड़ी में गुमड़ी, यानी कि भारत ने इस पूरे केओस में किसी और ने फैलाया और भारत ने फायदा उठा लिया। ये भी हो सकता है। तो ये तो खैर समय बताएगा। जो चीजें होंगी वो आपके सामने लेके आता रहूंगा। लेकिन उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है एक और चीज, कि बहुत से ऐसे लोग हैं भारत के अंदर, और ऐसे नहीं है कि राह चलते लोग हैं, कोई रिक्शा वाला है, पान की गुमटी वाला है, छोटा दुकानदार है, कोई चपड़ासी है, कोई आम पब्लिक है, ऐसा नहीं है। सब सेलिब्रिटीज हैं। आप उनमें से ज्यादातर को जानते भी होंगे, हाई प्रोफाइल लोग हैं। और बस वो इस खुशी में है, इस एक तरीके से उनके मन में ये है, ये एक तरीके से उनके मन में ये भावना है कि भारत में कब होगा ऐसा। कुछ लोग हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले विजेंद्र चौहान है, ये यूपीएससी के टीचर हैं बहुत बड़े। आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, 12-14 लाख का इनका फॉलोअर बेस है, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है। आपने कहीं ना कहीं इनकी क्लिप्स देखी होंगी। तो क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, नेक्स्ट कौन? यानी भारत में ये लोग चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो। ऐसे ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा ये विंग कमांडर हैं। कभी ये भारतीय वायुसेना में रही है महिला, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, कांग्रेस में है आजकल। और क्या कह रहा है, ऐसी सोच वित्त मंत्री को भगाया जा रहा है। तो ये कह रही है कि साड़ी में भागने में कैसा लगेगा। यानी निर्मला सीतारमन के लिए महिला ये बात कर रही है कि अगर उनके साथ ऐसा हो, यानी ये लोग चाहते हैं कि भारत में ऐसा हो। उसके अलावा ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। क्या जो नेपाल में हुआ भारत में संभव है क्या? खैर, इनका फैक्ट चेक तो पब्लिक ने, इनकी पोलिंग जो इन्होंने पोल डाला उसी पे कर दिया। लेकिन इनकी भी मन में भी यह है कि हाँ, भारत में कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता है रागिनी नायक, मतलब ये भी चाहती हैं कि यहां ऐसा हो। इन्हीं के नेता है ना, कि पेट्रोल बिछा हुआ है, डीजल बिछा हुआ है, चिंगारी की जरूरत है। क्या उसी चिंगारी की बात कर रही है क्या भारत में? क्या इनके नेता का एक म्यांमार से टूल किट का क्या संबंध है, वो बहुत कुछ निकल के आया है। उसके ऊपर भी प्रयास करूंगा कि शो लेके आऊं, तो समझ आएगा कहां कहां से चीजें चल रही हैं। एक और है समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह। इनके मन में भी भावनाएं हैं कि कुछ ना कुछ भारत में होना चाहिए। बांग्लादेश से आस बंधी थी, श्रीलंका से आस बंधी थी, म्यांमार से आस बंधी थी, मालदीव से बंधी थी 5-6 साल से, क्योंकि 2021 से पूरा का पूरा सत्ता परिवर्तन का जो खेल चलता आ रहा है, हर साल इनकी उम्मीद जगती है। आज यहां हो गया, कल तो भारत में होगा। आज फला जंग हो गया, कल तो भारत में होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा। उसके बाद ये सर्विंग एसडीएम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजस्थान में, और ये कह रहे हैं कि जेनजी क्रांति हम सबके लिए आईना है। किस तरीके से आवाज दबाई जाती है, भारत में भी क्रांति की जरूरत है। सर्विंग एसडीएम है राजस्थान में, और इन्हें भी क्रांति चाहिए। आरक्षण का भी फायदा उठाया होगा, प्रमोशन भी हुआ होगा, सरकारी मलाईदार पद पे भी रहे होंगे। अब पद पे रहे होंगे तो बहुत सारे क्रियाकलाप भी किए होंगे, सारा फायदा उठाया देश से, लेकिन इनको क्रांति चाहिए। तो किस तरीके से जो डायलॉग है ना कि सरकार हमारी, सिस्टम उनका, आप भली बात ही समझ सकते हैं। राणा अयूब हो, आईपी सिंह हो, हंसराज मीणा हो, ऐसे बहुत सारे ट्विटर पे आप बड़े बड़े हैंडल दिख जाएंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दिख जाएंगे जो चाहते हैं भारत में भी ये हो। लेकिन इनकी हसरतों के और इस पूरे के पूरे
कांड के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, और उस व्यक्ति को ये समझ नहीं पाए हैं पिछले 11-12 साल में। अगर समझ गए हैं तो कुछ कर नहीं पाए हैं, यही दिक्कत है इन लोगों को। इसलिए नेपाल में जो जो भी होता रहेगा वो आपके सामने लेके आता रहूंगा, कि किस तरीके से कौन इंटरिम प्रधानमंत्री बन रहा है, किस तरीके से राजशाही की वापसी हो रही है, किस तरीके से भारत ने क्या खोया क्या पाया, और भारत में कौन कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सब कुछ हो। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा, भारत को एक और चीज कंटेन करनी है नेपाल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नेपाल के अंदर धीरे धीरे ये प्रयास किया जाएगा प्रोपोगेट करने के लिए अलग अलग माध्यमों से, कि भारत विरोधी जो लहर है वहां खड़ी की जाए। केपी शर्मा ओली ने क्या कहा भागने के बाद, ये सब भारत ने कराया है, मेरी सरकार तो भारत ने गिराई है। वहां पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट को भड़काने का पूरा पूरा प्रयास है। जो पशुपतिनाथ मंदिर के ऊपर हमला कराने का प्रयास था, ये निश्चित तौर पर कोई सनातनी हिंदू नहीं कर सकता, कोई नेपाली नहीं कर सकता, इसमें निश्चित तौर पर आईएसआई एलिमेंट है। जिस तरीके से वहां भारतीयों के ऊपर हमले हो रहे हैं, भारतीयों के प्रतिष्ठान जलाए जा रहे हैं, हिल्टन होटल इतना बड़ा वहां जला दिया गया, प्रतिष्ठानों पे हमला हो रहा है, घरों पे हमला हो रहा है, होटलों में हमला हो रहा है। क्या वहां लोग रोज जॉब नहीं करते थे? आप तो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप तो और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। क्या आम नेपाली ये करता? नहीं करता। ये वो लोग हैं जो ये सेंटिमेंट भड़काएंगे, और कहीं ना कहीं इसके बाद इस चीज में भड़काएंगे कि देखिए एंटी इंडिया प्रोटेस्ट था, नेपाल को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ये सब करा रहा है। ये चीजें भी अब आपको मार्केट में आती दिखाई दे तो अचंबा नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं, ध्यान रखिए, विजिलेंट रहिए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटी नेपाल का जो पूरा का पूरा नैरेटिव है उसमें कई पार्ट मत लीजिए। बहुत लोग हैं शेयर करने लगे, अरे भारत में मिथिला का एक हिस्सा है, एक नेपाल में है, वो भारत में आना चाहिए, वो मैप शेयर करने लगे। इन चीजों से बचिए। कोई ग्रेटर नेपाल की बात कर रहा है, करने दीजिए, उसमें रिएक्शन देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि नेपाल वर्सेस भारत हो जाए, सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो। सारा सोशल मीडिया का ही बखेड़ा है ना आजकल, तो वहीं से चीजें फैलती हैं, और जेनजी के बीच में तो ये और ज्यादा आसान है उस चीज को ले जाना। तो एंटी इंडिया जो पूरा का पूरा सेंटीमेंट क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा, उससे बचने की जरूरत है। भारत सरकार उस पर भी नजर रखे, ये ध्यान है बहुत जरूरी, क्योंकि हो सकता है कि आप बैटल ग्राउंड में जीत गए, आपने अपने हिसाब से व्यक्ति रख लिया, बहुत कुछ हो गया, चीजें मैनेज कर ली, लेकिन अगर ये नैरेटिव फैल गया तो ये जो आपका जो सब किया हुआ है उसे वापस रिवर्स करना ज्यादा समय नहीं लगेगा उन लोगों को। तो नेपाल बहुत जरूरी है भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ओपन बॉर्डर है, बहुत सारे गोरखा भारत में काम करते हैं, बहुत सारे भारतीय वहां पर बिजनेस करते हैं, मिलिट्री का हमारा इंटरेक्शन है। तो भारत की संप्रभुता के लिए बहुत जरूरी है नेपाल स्थिर रहे, सुरक्षित रहे, भारत के पक्ष में रहे। भारत उस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन देखना है कि चीजें किस तरीके से रोल आउट होती है। जो भी होगा आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।